हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है जी। मेनली तो इसकी स्टेजेस जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जूलॉजी में जो है वो ट्रेनिंग की थी और इन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट भी किए थे। हम मेनली जो है हम इनकी स्टेजेस ही पढ़ते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जीन पियाजे ने जो है वो 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी दी थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। इसको याद करने का तरीका है जो मैंने बना रखा है, SPCF। एस मीन्स सेंसरी मोटर, पी प्री ऑपरेशनल, सी कंक्रीट और एफ फॉर्मल। सेंसरी मोटर स्टेज को हम हिंदी में संवेदी पेशीय अवस्था और प्री ऑपरेशनल को प्री संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट को ठोस संक्रिय अवस्था और फॉर्मल को औपचारिक संक्रिय अवस्था कहते हैं। अब आते हैं संक्रिय सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज पे। ठीक है। उससे पहले जो है जीन पियाजे ने जो है 4 अजम्पशंस पर कार्य किया था। मतलब इसने 4 अजम्पशंस दी थी जो कि इम्पोर्टेंट है इसकी और पेपर में पूछी भी जाती हैं। जीन पियाजे ने कहा था कि जब भी कोई शिशु जो जन्म लेता है उसकी अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए वो क्या करेगा? अडेप्टेशन करेगा। मीन्स मान लो कोई भी बच्चा है वो जन्म लेगा, तो जन्म लेने के बाद जो एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उनको दूर करने के लिए क्या करेगा? अडेप्टेशन करेगा। और उस अडेप्टेशन में क्या करता है? वो कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसने वो जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और उसको वो दूर कैसे करेगा? वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से उसको वो दूर करेगा। उन दोनों के बीच में जो एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है और समायोजन है, उनके बीच में वो क्या करेगा? संतुलन को बैठाएगा। देखो, जो ये एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये तीनों ही वर्ड ऐसे हैं जिनसे बहुत बार, बहुत मतलब कितनी बार बताऊं, क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बनते ही बनते हैं। हर बार एचटेट में इनसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन वो एक प्रोसेस होती है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे फिजिकल मैच्योरेशन पर, नर्वस सिस्टम पर, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पर, हमारे मोटर ऑर्गन्स पर क्या करती है? डिपेंड करती है। इक्विलिब्रेशन का इफेक्ट क्या होगा बच्चों पर? इससे क्या होगा? बच्चे में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो विकसित हो जाएगा। और जो ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विकसित होएगा, जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होएगा, वो क्या करेगा? जो जितनी भी जो हमारी 4 स्टेजेस है उनको क्या कर देगा? वो स्मूथ कर देता है। नाउ सेंसरी मोटर स्टेज, सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 साल तक माना जाता है। कई बार जो है पेपर में जैसे कि स्टेजेस ही पूछ ली जाती है, 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, कौन सी जीन पियाजे की स्टेजेस नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 2 साल तक होता है। इसमें जो है बच्चा क्या करता है? वो क्या होता है? एक शिशु होता है। ठीक है। वो क्या करेगा? इधर उधर भागेगा, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करेगा। ठीक है। चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा, उनको अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें कि इसमें बच्चा जो है वो सेंसिस का यूज़ करेगा। किसका यूज़ करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेंसिस का यूज़ करेगा। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा जो होता है, जो शिशु होता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसकी 6 स्टेजेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है। और जो ये 6 स्टेजेस मैं बता रही हूँ सेंसरी मोटर स्टेज की, ये पहले एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती थी, लेकिन आजकल पीजीटीज़ में जो है इनके डायरेक्टली नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी।
ठीक है, जो जन्म से 30 दिन तक की होती है। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है वो प्रतिव्रत क्रियाएं करता है, मीन्स की सकिंग रिफ्लेक्स जो है हमें होता है, चूसने की प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में दिखाई देती है। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो स्टेज है वो 1 महीने से 4 महीने की अवधि की होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा चीज़ों को बार बार दोहराता है। ठीक है, शिशु जो करेगा, इन्फेंट जो करेगा, उसमें बच्चा एक ही काम को बार बार करता है, इसलिए इसको दोहराई अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो होती है हमारी 4 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु जो है वस्तुओं को उलटने पलटने या छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, ना कि अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर। ठीक है, इसके अलावा वो जानबूझकर कुछ ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेस करता है, ऐसे ऐसी क्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने में, जो उसे करने में जो है इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। ये जो है वो चौथी स्टेज होती है, जो 8 महीने से 12 महीने की अवधि तक होती है। इस अवधि में जो है बच्चा क्या करता है, जो बड़े जो काम करते हैं उनको इमिटेट करता है। मीन्स इस स्टेज में आने के बाद बच्चा जो है वो इमिटेशन करना शुरू कर देता है, और इसी अवधि में जो है, इसी स्टेज में जो है वो जो बच्चा है वो स्कीमा को भी सीखता है। आपने पेपर में देखा होगा स्कीमा, डिसेंट्रलाइजेशन, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी थ्योरी में से बनते हैं। उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या करना शुरू कर देते हैं, जनरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है जो 5th स्टेज है वो है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस। जो ये वाली स्टेज है, इस स्टेज से जो है पीजीटी में क्वेश्चन आया था 2021 में, आई थिंक वो क्वेश्चन आया था। इसकी जो अवधि होती है वो 12 महीने से 18 महीने की अवधि होती है। इस अवस्था में जो होता है बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि की विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस स्टेज में क्या होता है, बालकों में जो है वो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो 12 से 18 महीने लगा लो, बच्चा कितना हो गया, 1.5 साल का हो गया। तो 1.5 साल का बच्चा अगर आपने देखा है, आपके आसपास होगा, तो क्या होता है बच्चे में, क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, चीज़ों को छूने की, चीज़ों को पकड़ने की, उनको जानने की। जो कुछ बच्चे तो इस स्टेज में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को क्या करेंगे, बार बार उठा के ऊपर से नीचे गिराएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। उसके बाद आती है स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। इस स्टेज में क्या होता है, ये अवस्था पहले तो जान लो, यह अवस्था जो है वो 18 महीने से 24 महीने की होती है। मीन्स लगभग 1.5 से 2 साल तक के बीच की यह अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में जो होता है बच्चे में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी पाई जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है, मान लो बच्चे के हाथ में कोई पेन है या बच्चे के हाथ में कोई भी चीज़ है, आप उस बच्चे से वो चीज़ छीन के आप छुपा के रख दो, तो बच्चे को वो चीज़ पता होती है। आप बच्चों को कहते हो ना कि ये चीज़ तो गुम हो गई, ये चीज़ तो तोता ले गया, मैना ले गया। बच्चे को पता है कोई तोता कोई मैना कोई नहीं ले गया, बच्चे को पता है कि वो चीज़ कहाँ रखी है। वो आपको इशारों में या बोलकर भी सारी बातें बता देगा, नहीं वो चीज़ वहाँ रखी है, नहीं वो चीज़ वहाँ रखी है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बालक 3 से 4 महीने की उम्र में यह सोचते थे कि जब कोई वस्तु उनके सामने होती है तभी उनका क्या होता है, अस्तित्व होता है। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर, मतलब 18 से 24 महीने के स्टेज पर आकर बच्चों को ये पता चल जाता है कि अगर मान लो उनके वहाँ से कोई चीज़ हट गई तो इसका मतलब वो वहाँ है, अभी भी है, अस्तित्व में वो चीज़ है। तो ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण होता है। देखो, अगर पेपर में कहीं पर भी आपको मिले कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी स्टेज में पाई जाती है, तो आपको सीधा सीधा लगा देना है सेंसरी मोटर स्टेज में ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की पाई जाती है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 2 से 7 साल तक की
होती है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो है बच्चा क्या करने लग जाता है, सिंबल्स को पहचानने लग जाता है, साइंस को पहचानने लग जाता है, ठीक है, उन पर वो क्या करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है। इस स्टेज में जो है बच्चा क्या करेगा, बच्चे में जो है मतलब वो सिंबल्स को तो पहचान रहा है, साइंस को तो पहचान रहा है, लेकिन वो क्या करता है, बच्चे की चीज़ जो सामने होती हैं, जो मूर्त चीज़ें होती हैं, उनको देखकर ही वो कार्य करता है। इसलिए पियाजे ने इसे जो है सिम्योटिक फंक्शन की संज्ञा भी उसने दी है। पियाजे ने सिंबल्स और साइन को प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक महत्वपूर्ण टूल भी माना है। जहाँ पर भी ये आ जाए कि क्वेश्चन में कि सिंबल्स एंड साइंस को, साइन की जो स्टेज है या कौन सी अवस्था में ये पाया जाता है, तो ये सेकंड स्टेज में ये पाया जाता है। इस अवस्था में बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है और साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सीखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड स्टेज होती है, इसमें जो है उसने 2 लिमिटेशन इसकी बताई हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। एक होता है एनिमिज्म, जो पेपर में बहुत बार जीववाद, ईगोसेंट्रिज्म आपने देखा होगा। तो एनिज्म क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा की ओर बताता है जिसमें बालक जो है वो निर्जीव वस्तुओं को क्या करता है, सजीव समझता है। जैसे कार, पंखा, हवा, बादल सब उसके लिए क्या होते हैं, सजीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा जो है, देखो ये स्टेज 2 से 7 साल की होती है। देखो 2 से 7 साल की स्टेज में अगर अब बच्चा मान लो कहीं गाड़ी में जा रहा है, उसको चांद दिखाई दिया, वो क्या कहेगा, मम्मी देखो चांद चल रहा है। चांद चलता तो नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए वो चीज़ क्या है, वो उसको क्या मान रहा है, सजीव मान रहा है, ठीक है, लिविंग थिंग मान रहा है। तो बच्चे में क्या होता है, इस स्टेज में एनिमिज्म पाया जाता है। और इसी स्टेज में जो होता है बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म भी पाया जाता है। मीन्स इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपने ही विचारों को सही मानता है। उसे कुछ इस तरीके का ट्रस्ट होता है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसकी गुड़िया वही देखती है जो वो देख रहा है। इस तरीके की चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालक का इंटरेक्शन अन्य बच्चों या उसके भाई बहनों से बढ़ता है, उसके जो चिंतन में आत्म केंद्रितता की जो शिकायत होती है वो कम होती जाती है। उसके बाद आता है हमारा इंट्यूटिव पीरियड। जो इंट्यूटिव पीरियड होता है वो 4 से 7 साल तक होता है। इस अवधि में बालक जो है वो रीजनिंग मतलब उसकी जो रीजनिंग पावर है वो पहले से अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो है वो जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, वो सारी चीज़ें वो सीख लेता है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ है जो उसको नहीं पता होती, क्या, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स को वो समझ नहीं पाता। मतलब जैसे आप ऐड कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवाइड, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन इस स्टेज में बच्चे को इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होता है। इसलिए इस स्टेज को हम ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, पलटावी अवस्था भी इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, ट्रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी होता है कि पुरानी स्टेज पे, पुरानी चीज़ पर वापस आना, ठीक है, जो कि आपको 3rd स्टेज में मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा यह तो समझता है कि 2 गुना 2 जो है वो 4 हुआ, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। उसको ये कैसे हुआ, यह उसको समझ नहीं आता है। 3rd स्टेज आती है हमारी कंक्रीट स्टेज, ठीक है, जो है कंक्रीट स्टेज मतलब कि ठोस संक्रिय अवस्था। यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर जो है वो 11 साल तक चलती है। इस स्टेज में क्या होता है, बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से जो है वो मेंटल ऑपरेशंस करना या समाधान करना शुरू कर लेता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे में छोटे बड़े का पहचान हो जाता है। बच्चे इसमें जो है वो सीक्वेंशियल चीज़ों को करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें इरिवर्सिबिलिटी की पावर भी या इरिवर्सिबिलिटी भी वो सीख जाता है। चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जो है बच्चा करना शुरू कर देता है। देखो इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं
सॉरी एक सेकेंड, इस अवस्था में जो है बालकों का चिंतन एवं रीजनिंग पावर जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की तुलना में जो है वो सिस्टमेटिक वे से होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं। देखो पेपर में जो पूछा जाता है, देखो कंजर्वेशन, रिलेशंस और क्लासिफिकेशन। अगर आपको कहीं ये तीनों वर्ड्स मिले तो इट मीन्स वो थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। देखो अगर आपको पेपर में ऑब्जेक्ट परमानेंसी, किसकी, ऑब्जेक्ट वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व की बात मिले तो वो फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। और अगर मान लो आपको पेपर में सिंबल्स की और साइंस की, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करें तो वो सेकंड स्टेज की बात कर रहा है। और अगर पेपर में जो है वो कंजर्वेशन की, रिलेशंस की, क्लासिफिकेशंस की बात करें तो समझो वो थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। इस स्टेज में जो है वे कर्मिक शब्दों को, मीन्स कर्मिक संबंधों, ऑर्डिनल रिलेशंस को स्थापित कर लेते हैं और वो समस्याओं का समाधान भी उसी तरीके से करते हैं। इसलिए इसे जो है वो सिरीशन की संज्ञा भी पियाजे जो है वो देता है। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग के कुछ दोष हैं जो बताए हैं। फर्स्ट जो दोष है वो ये बताया गया है कि इस अवस्था में बालक जो है वो मेंटल ऑपरेशंस तभी कर पाते हैं जब वो बस वस्तु को मतलब कि अपने सामने देखते हैं, जब वो वस्तु जो है उसके सामने होती है। दूसरा दोष यह बताया गया कि इस अवस्था में जो चिंतन है वो पूर्णतः सिस्टमेटिक नहीं होता, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता है। ठीक है, जैसे कि ब्राउन एंड कुक 1986 में कहा है कि ठोस संक्रियात्मक चिंतन की दूसरी लिमिटेशन यह है कि यह बहुत क्रमबद्ध नहीं होती है। किसी समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में बालक नहीं सोच पाता। इनके कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे में नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेकंड स्टेज थी। सेकंड स्टेज में एक एग्जाम्पल जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि छड़ का एग्जाम्पल दे दिया गया। ठीक है, बच्चे को क्या पता है, बच्चे के सामने जो है मान लो आपने 2 छड़ ऐसे खड़ी की, बच्चा ऐसे बता देगा कि कौन सी छड़ छोटी है, कौन सी छड़ बड़ी है। बच्चे ये तो बता देगा कि ये छड़ जो है वो छोटी है, ये छड़ जो बड़ी है। बच्चे के सामने अगर आपने ऐसे 2 सेम छड़ जो है वो रख दी, ठीक है, लेकिन एक छड़ को आपने इस तरीके से रख दिया, एक छड़ को आपने इस तरीके से रख दिया, तो बच्चा क्या कहेगा कि ये तो बड़ी है और ये छोटी है। बच्चे को ये नहीं पता, वो तो बस जो दिख रहा है उसको उसके हिसाब से बता रहा है। बच्चे को ये नहीं पता कि वो छोटी क्यों है, बड़ी क्यों है। ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज जो है हमारी कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशंस, मीन्स की औपचारिक सक्रिय अवस्था। यह अवस्था जो है वो 11 साल से प्रारंभ होकर अडल्टहुड तक चलती है। कई जगह पेपर में आपको ये 11 से 15 भी मिलेगी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों की जो सोच होती है, जो चिंतन होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और वो अधिक प्रभावी हो जाती है। उसके चिंतन में पूर्ण रूप से सिस्टमेशन आ जाता है और अब वे किसी भी समस्या का समाधान जो है वो काल्पनिक रूप से, हिपोथेटिकल रीजनिंग जो है इसमें आ जाती है। देखो आपको कैसे याद रखना है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगी, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सिंबल्स एंड साइंस। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, कंजर्वेशन बच्चे में पाया जाता है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, बच्चे में हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो विकसित हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेज होती है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहीं मिले तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज की बात आएगी तो आपको साइंस होंगे, सिंबल्स होंगे, इस तरीके की चीज़। और क्या होता है, देखो जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्या होती है, बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी। क्या होती है बच्चे में, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि अपलटावी, उसको हम अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। अपलटावी अवस्था भी हम उसको, इरिवर्सिबिलिटी स्टेज भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड स्टेज होती है बच्चे में क्या हो जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है, उसको हम पलटावी अवस्था भी कहते हैं। बच्चे को जो है वो जोड़ घटा गुणा भाग का ज्ञान हो जाता है, इसको हम सिस्टेमैटिक अवस्था भी हम इसको कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो सिस्टेमैटिक
काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। फोर्थ जो स्टेज होती है, इस अवस्था में बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू कर देता है। कौन सी रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस अवस्था में जो है ऑब्जेक्टिविटी तथा रियलिटी की भूमिका जो है वो अधिक बढ़ जाती है, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो बच्चे में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस दे रखी है जो आप पढ़ लेना, ठीक है। पेपर में जो है लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने इतनी देखी नहीं है, पूछी है। अब जो है कुछ इसके इम्पोर्टेंस जो कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंस जो टर्म्स है जो प्याजे ने दी थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। फर्स्ट जो है वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट करना, ठीक है। प्याजे के अनुसार जो है बालक में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात जो है प्रवृत्ति होती है, जिसे वो क्या कहता है? अडेप्टेशन कहता है। अडेप्टेशन की उसने जो है वो दो प्रोसेस, दो उपक्रियाएं बताई हैं। एक उसने बताया है एसिमिलेशन, एक उसने बताया है एक्मोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है और एक्मोडेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर लो पुरानी चीज़ों में नई चीज़ों को ऐड करना, वो तो होता है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। और एक्मोडेशन क्या होता है कि पुरानी चीज़ में कुछ चेंज कर लेना, वो होता है हमारा एक्मोडेशन। अब मैं इसको पढ़ देती हूँ उस और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आत्मसात्करण जो है, एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए पहले से जो उसने चीज़ें सीखी हैं या उसके मेंटल ऑपरेशंस का वो सहारा लेता है, ठीक है। मान लो यदि कोई शिशु जो है किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, तो वो क्या है? उसका एसिमिलेशन होगा, क्योंकि वह उस वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ वो आत्मसात कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वास्तविकता से समंजन करने से पहले की परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? बालों को अपनी प्लानिंग, अपने कंसेप्ट, अपने बिहेवियर में क्या करना पड़ता है? चेंज लाना पड़ता है। तो जो ये चेंज आता है वातावरण के साथ, जो ये चेंज आता है, जो ये एडजस्टमेंट आता है, उसको हम कहते हैं एक्मोडेशन। जैसे कि यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मेंटल कंसेप्ट्स में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो उसे वो क्या कहेगा? समायोजन कहेगा, एक्मोडेशन कहेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे जिनको पहले से पता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि पहले से सीखी गई चीज़ें, मतलब पहले जो आपने चीज़ें सीखी है, मान लो आपने एक्स सीखा है तो आपने उसमें वाई को ऐड कर लिया, ठीक है। ये होता है एसिमिलेशन। मतलब पहले से आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसी में दूसरी चीज़ को ऐड करना, एसिमिलेशन। लेकिन पहले कोई चीज़ सीख रखी थी, उसमें कुछ चेंज करना, ठीक है। उसके दूसरी चीज़ों के, जैसे कि बच्चे ने कुत्ते को देख रखा था, लेकिन कुत्ते को देखकर उसने बिल्ली को देखा और बिल्ली को के रंग रूप के हिसाब से, उसकी विशेषताओं के हिसाब से देखकर अपना चेंज कर लेना, एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, वो क्या कहलाएगा? एक्मोडेशन कहलाएगा। देखो जहाँ पर भी चेंज मिले, बिहेवियर में चेंज मिले, एनवायरनमेंट के साथ चेंज मिले, वो होता है एक्मोडेशन, ठीक है। और नई चीज़ में कुछ ऐड कर लेना, वो होता है एसिमिलेशन, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो होता है वो एसिमिलेशन और अडेप्टेशन के बीच की प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन और अडेप्टेशन के बीच का बैलेंस बनाना हमारा जो है वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। कंजर्वेशन जो होता है वो हमारा थर्ड स्टेज में होता है। प्याजे के सिद्धांत में यह जो है एक महत्वपूर्ण मतलब संप्रत्य है, कंसेप्ट है। कंजर्वेशन से मतलब हमारा वातावरण में कुछ चेंज या कंसिस्टेंसी दोनों को पहचानने एवं उसके समझने की क्षमता या किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग होने की क्षमता से है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने जो है ऐसे ऐसे मतलब एक बर्तन लिया, उसमें आपने इतना पानी रखा, एक बर्तन ऐसे था, आपने उसमें पानी रखा, ठीक है। बच्चे को ने पहचान लिया कि ये क्या है। आप अगर बच्चे को बोलेगी कि इसमें पानी ज़्यादा है या इसमें पानी ज़्यादा है,
तो बच्चा कहेगा कि दोनों में पानी जो है वो इक्वल है, तो वो चीज़ होती है कंजर्वेशन। उसके बाद आता है कोग्निटिव स्ट्रक्चर। कोग्निटिव स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना जो है वो कहा जाता है। उसके बाद मेंटल ऑपरेशंस होते हैं। बालक जब भी किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्कीम्स और स्कीमास। ठीक है, स्कीम्स क्या होते हैं, मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स होते हैं उसको आसानी से दोहराया जा सकता है, उसको हम कहते हैं स्कीम्स। जब हमारे बिहेवियर के ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स को जब हम ईजिली क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको हम स्कीम्स कहते हैं। जैसे बालक जो है वो स्कूल जाने के लिए जब अपनी कॉपी को, अपने बुक्स को क्या करता है, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेता है, ढाल लेता है। जैसे स्कूल ड्रेस पहनता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे को स्कूल जाना है तो वो क्या करेगा, पहले अपनी बुक्स को, अपनी कॉपीज़ को क्या करेगा, अपने बैग में रखेगा, फिर वो स्कूल ड्रेस पहनेगा, फिर वो शूज़ पहनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बिहेवियर बन जाएगा और यही ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो है वो उसका स्कीम कहलाएगा। स्कीम का जो रिलेशन होता है वो मेंटल ऑपरेशन से होता है। ठीक है, मेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद होता है हमारा स्कीमा। स्कीमा जो होता है वो सुनने में स्कीम से काफ़ी मिलता जुलता लगता है, लेकिन ये जो है उससे बिल्कुल अलग है। स्कीमा से जो तात्पर्य है वो एक ऐसी मेंटल संरचना से है जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। स्कीमा इस तरीके से, सॉरी, स्कीमा जो होता है, स्कीमा सुनने में जो है वो स्कीम से काफ़ी मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो अलग होता है। जो स्कीमा होता है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। स्कीमा जो होता है एक मेंटल ऑपरेशन होता है जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। उसके बाद आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, जो पेपर में पूछा, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। डिसेंटरिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से है। इनका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र में बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती, बल्कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वो क्या होता है, ईगोसेंट्रिक ढंग से सोचता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र जो है वो बीतती जाती है, जैसे जैसे वो 23 से 24 महीने का हो जाता है, तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, देखो इनका कहने का मतलब ये है कि जो वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला जो मैंने बताया था उसके बारे में, कि जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, ईगोसेंट्रिक वे से सोचता है। लेकिन जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, 1.5 से 2 साल का हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में रियल वे से जो है वो सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।